self-reported music performance anxiety level. He tried a lot. Sir, what I thought is sir second जो मुझे परफेक्ट लग रहा है इसमें एक मैंने सेकंड वाले लेवल से बनाया जो है म्यूजिक परफॉर्मेंस एंजाइटी लेवल्स सेल्फ रिपोर्टेड. सबसे बड़ी बात हाँ बढ़िया हाँ शाबाश बढ़िया बस बात नहीं देखो बदली मीडिया की खबर On इसको वीडियो बना music performance. देखो बढ़िया यहाँ पे ऊपर क्लिक किसका लोगे Effects. One variable, another variable. इसका effect हो गया. Now factors affecting जूम आउट मत करना यही रखना anxiety level during the music performance. ये भी factor analysis लगाया जा सकता है. So this is how we can measure in terms of quantify. तो पहले वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, क्वांटिफाई करना है और फिर उसको मेजर करना है. इज इट क्लियर? और किसने बनाया? सर कंसेप्ट था म्यूजिकल क्रिएटिविटी. म्यूजिकल क्रिएटिविटी वाज द कंसेप्ट. और वेरिएबल्स हैं ओरिजिनल कंपोजिशन प्रोड्यूस्ड measured by music portfolio, improvisation skills measured by performance assessment, diversity of genres explored measured by musical analysis. तो सर इसका भी टॉपिक बना है improvisation skills of musical creativity, a play of frequencies between each seven source. Each very good. Clapping for them. Now this is the clear cut title where variable, constraint, measurement can be easily done. और since क्यों clapping कर रहे हैं? Because it is very much related with your area. आज हम जो चाह रहे थे, आज हम इसलिए आए तो वो एक हमारी दोस्तों से भी दिख रही है कि हम जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा टॉपिक निकल कर आया है. वेरिएबल हमारे पास है. अब आज आपका क्या फायदा हुआ है? आपको नहीं पता चल रहा है आपको क्या मिला है. आपका एक रिसर्च पेपर तैयार होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे. अगर आपने टाइटल आइडेंटिफाई कर लिया, वेरिएबल यू है, यू मे आइडेंटिफाई द क्वेश्चन है एंड यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर colleagues and other from other departments. You will have a dedicated research paper. Is that right? This is the beauty of such kind of workshops and lectures. Very good. Work on it. Next time when we will meet, I will discuss. जो स्लिप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, सब अपने पास रखेंगे. नेक्स्ट टाइम जब सब मुझे बुलाएंगे तो हम यहीं से शुरू करके रिसर्च स्टेटमेंट और उसका रिसर्च पेपर भी कन्वर्ट करा दूंगा कि कैसे इसी टाइटल को रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करेंगे. गॉट इट? या समबडी हियर? आप लोग पीछे आप लोग उसको हाँ Scope of financial performances of education in a school हमारे तो सर इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इन्वेस्टमेंट और स्कूल जो हम लोग स्कूल में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जो परफॉर्मेंस होगी स्कूल की वो उसके बिहाफ पे बच्चे बढ़ेंगे घटेंगे. ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. Now let's do one exercise. Write the title. हाँ, जो आपने बनाया है, you write the title.
स्कोप ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और क्या करेंगे ये सिलेक्ट कीजिए। Your construct was financial performance. Okay. ठीक है, स्कोप तो ठीक नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या हुआ है, अभी कर सकते हैं स्टडी, क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैंने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। स्टडी ऑफ ग्वालियर रीजन, और एक ग्रुप बना दिया इसी में से, डेजर्टेशन में जैसा करते हैं। ग्वालियर रीजन का हटाकर कहाँ कर दिया, मध्य प्रदेश कर दिया। मध्य प्रदेश को भी हटा दिया, क्या कर दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन मध्य प्रदेश, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कितने सारे एक ही वेरिएबल्स पर कंस्ट्रक्ट से हमें कितना स्कोप मिल गया। यू थॉट वेरिएबल बट यू शुड नॉट राइट द स्कोप, बिकॉज़ वी विल टेल द स्कोप, फ्यूचर स्कोप। इसको वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्कोप है कहाँ कहाँ है, तो एक जो रीजन है वो एक रीजन डिसाइड करेंगे। ओके, एंड नाउ वी आइडेंटिफाइड द वेरिएबल्स। अब हमको एक एरिया पता चल गया, किस पर करना है, और सैंपल साइज कितना लेना है हमको, इंस्टीट्यूशंस का। गॉट इट। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करना है, क्वांटिफाई करना है। क्या करना है, इसको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई में क्या करने के लिए बोल रहा है ये, सबसे पहले ROI, फर्स्ट वेरिएबल इज ROI, सेकंड वेरिएबल इज प्रॉफिट, एंड थर्ड वेरिएबल इज EPS. Okay. Now since these will not be available in the institutions, because institutions are non-profit making organizations, but obviously ROI and profit might be there. We can use the word company, industry, food industry, textile industry, or whatever it may be. So we have, यहाँ हमें क्या सीखना था आज, कि कंस्ट्रक्ट वेरिएबल और वेरिएबल से क्लियर कट हमारा अब मेजर हो सकता है। अब देखिए इसी को मैं और एलैबोरेट कर देता हूँ। ये जो डेटा है कितने साल का हो सकता है, 10 years, 5 years, इसको हमने पढ़ा दिया। ओके, जैसे हमारे पास एक्सेल शीट में क्वांटिफाई होके आ रही है, ROI है या ROL? ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट और फाइनेंस का काम, अर्निंग पर शेयर, EPS अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, फाइनेंस का एक्चुअली फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर। गॉट इट। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे, मैं यहाँ टेक्निक्स की बात नहीं करूँगा,
ना मैं रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ना कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ, ना एनोवा की बात कर रहा हूँ, किसी भी मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर दी लर्नर। अब लर्नर के लिए क्या हम इन तीनों चीज़ों को कैसे दिखा सकते हैं कि रिसर्चर उसको डिपिक्ट कर सकें। बीइंग अ रिसर्चर हम जनरल कॉमन पीपल को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। कोई मैथडोलॉजी की भी बात नहीं कर रहा, मैं मेथड्स की बात नहीं कर रहा। आई एम द रिसर्चर, आई हैव अ टॉपिक, नाउ आई हैव टू शो दीज 3 वेरिएबल्स। बिल्कुल मैंने कॉमन पर्सन को दिखाना है कि वो समझ जाए कि हाँ इस पर रिसर्च हुआ है। नहीं, डेटा तो कलेक्ट हो गया, क्वेश्चनर की जरूरत नहीं है। डेटा कहीं से एक्सेल से शीट से आ जाएगा। सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल। तो हम क्या लिखते हैं अपने रिसर्च का, उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। गॉट इट? कुछ भी हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, लाइन डायग्राम हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर कुछ एरिया मेजरमेंट का है तो वहां पर पाई चार्ट हो सकता है। So these are the simplest way to explain the research. Okay? अब इसी को हम जब आगे चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू। अब हमारा प्राइमरी डेटा है तो हम फैक्टर एनालिसिस लगा सकते हैं, एनोवा लगा सकते हैं, जेंडर वगैरह है तो पी टेस्ट और एनोवा भी लगाया है। अभी वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची? अभी नहीं पहुँची। ये सब क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या मिला आज, फिर कंस्ट्रक्ट से हमने क्या किया, ओके टाइटल बनाया, फिर जैसे हमें वेरिएबल्स मिले रीडिजाइन। Once we have framed the topic, variables identify है। Now our primary work is to सबसे पहले हमें क्या करना है, we need to write down objective। मैंने यहाँ पे लिखा था पहले कोड पर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, then review of literature, then objectives। So objectives should be very much specific, clear and measurable goals that the study aims to achieve। Okay? It should be very much clear कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किस पर्पस से ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। I show you from that research report। What is the objective? To assess how financial literacy affects investment behavior। First objective measurable है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी का डेटा है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का भी डेटा है। Because we have used the questionnaire and from the questionnaire respondents have responded, और वो responses को हमने क्या कर लिया, क्वान्टिफाई कर लिया एक्सेल में स्केल पर। स्केल तो जानते हैं 1 to 5, 1 to 7, that is known as a Likert scale। Poor, good, very good, excellent। So scale from 1 to 5, highest would be the good, okay, excellent। उस स्केल पे हमने ऑब्जेक्टिव पे सारा कर लिया। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमको क्या मेजर करना है। पहले ऑब्जेक्टिव में वी नीड टू एसेस द फाइनेंशियल लिटरेसी affects the investment behavior। So what is independent variable? Financial literacy on investment behavior।
वेरिएबल भी यही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ, फाइनेंशियल बिहेवियर, कहाँ डिपेंडेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, थर्ड चेंज हुआ फाइनेंशियल सिचुएशंस और इसको अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। Once we are clear in our objective, we need to identify, we need to write a hypothesis. Hypothesis is nothing but a statement which might be in the positive sense and in the negative sense. But 99% in research papers, in dissertation, in thesis, it is right just like a negative sense. Because we have to test. अगर हमें टेस्ट करना है तो टेस्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है, किसी भी टेस्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वी आर राइटिंग दैट नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेट्स सी। हम पहले से ही मान के चलना है कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, तभी हमने हाइपोथेसिस क्या लिखा है, फाइनेंशियल लिटरेसी डज नॉट सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? ये क्लियर है सबको? ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस लिखा और हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिवली भी लिख सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हमको प्रूफ, देखो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमको प्रूफ क्या करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। गॉट इट? हाँ, इससे जो हाइपोथेसिस है पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे ना सर, उसको फिर हम डिसअप्रूव करेंगे सर, हमारे रेटिंग हाइपोथेसिस आएगी। वेरी गुड। तो जो मैं यहाँ पर देयर इज नो, जैसे ये वर्ड आया क्या आया, तो ये हाइपोथेसिस क्या हो गई, नल। और पॉजिटिव सेंस में है तो क्या है, अल्टरनेटिव। व्हाट इज बीइंग अ रिसर्च आया सर एक चीज और, हाँ, नल हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। पॉजिटिव आया तो हमारी इफेक्ट की जैसे आपने लिखा फाइनेंशियल लिटरेसी डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, ठीक है। अब डज नॉट आ गया, ये नेगेटिव हो गई, लेकिन इफेक्ट की रिलेटिव है हमारा रिजल्ट। वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए, H01 लगाया ना, HA1 कर दीजिए उसको, क्या कर देंगे हम, इसी के नीचे वी कैन राइट इट HA1। अब क्या होगी लाइन में, फाइनेंशियली लिटरेसी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। सर एक और क्वेश्चन, जैसे हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था उसको हमने जानबूझ के डिसअप्रूव किया, गलती मतलब हमें पता था कि वो अप्रूव नहीं हो रहा है, गलत है, नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो रही थी, लेकिन हमने उसको जानबूझ के डिसअप्रूव कर दिया। तो जो वो एरर होता है वो क्या एरर होता है सर, और दो प्रकार के एरर होते हैं, एरर 1 एरर 2। हाँ, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों में सर क्या सिचुएशन होती है दोनों की, तो जरा उस पर ज़्यादा मेरा वर्क नहीं है, आई फ्रैंकली स्पीकिंग। वो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर होती है। इफ वी गो इन दैट देन वी विल हैव टू एंटर इनटू द स्टैटिस्टिक्स, सो इट माइट नॉट बी बेनिफिशियल टू देम। अगर मैं नल हाइपोथेसिस जाऊँगा फिर वो अभी डायग्राम बनाऊँगा, सर हाइपोथेसिस ना यहाँ पर आपके ही सर कोई आंसर नहीं दिया है। ये फिर मैं बनाऊँगा, और फिर यहाँ पर 1.96 और 2.5 सिंपल भाषा में ये जानना चाह रहा हूँ, सिंपल ये सर, सिंपल में ये जानना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि नल हाइपोथेसिस को हमने जानबूझ के डिसअप्रूव कर दिया, क्यों कर दिया आप, जानबूझ के क्यों? वही तो इसमें यही एरर है सर, टाइप 1 एरर में हमने क्या किया, कुछ जानबूझ के एरर कर दिया, टाइप 2 में हमें गलती से हो गया, कुछ तो चीज़ें क्या है गलती से पता नहीं होता, गलती से हम इसको अप्रूव कर देते हैं। तो ये सर इसको थोड़ा समझना था, पूरा हम लोग की शैली को क्लास में होगी, लेकिन ये अभी किसी ने बताया नहीं मुझे। सर पहले हाइपोथेसिस ही हमें ब्रीफ में समझना है, ये नल से हमें जैसे कि नल में समझ में नहीं आ रहा, ऑल्टरनेटिव समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत आगे बढ़ गए। ये टेस्ट किए मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट कैसे करें, क्या है यही समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत ब्रीफ है। Hello, I'll work on your topic and next time I will come then we will go statistics. अभी ये क्या है, 50
एडिट कर लें, जो भी कोई नहीं कोई सबसे बात हो गई है, नेक्स्ट टाइम वी विल वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे तो अभी वो टेबल फिर वैल्यू क्या टेबल की है, कहाँ हम सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं 0.05 पर 0.10, हाँ वो देखिए नल हाइपोथेसिस का बहुत बड़ा वो है, आई शो अभी let them also involve. Is it clear? हम टॉपिक बनाना सीखे, ऑब्जेक्टिव सीखे, ऑब्जेक्टिव से हमने हाइपोथेसिस बनाया. Let's understand first what is hypothesis. I think this slide will help you. What is hypothesis? A hypothesis is a proposed explanation. Don't think about the last. वो कभी भी बताऊंगा कैसे पहुंच जाते हैं. क्या है ये? Explanation है. किस चीज का? Objective का. और explanation क्या हो सकता है? बाहर मौसम कैसा है? क्या? बहुत प्यारा सा हवा चल रहा है. बहुत प्यारा मौसम है. क्या हो सकता है? नहीं हो क्या सकता है प्यारा मौसम है तो? बारिश. क्या किया हमने? एक्सप्लेनेशन कर दिया. अब प्रेडिक्शन क्या करना है? बारिश हो सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती. और नहीं हो सकती है वो क्या है? नल हाइपोथेसिस. और हो सकती है वो क्या है? ऑल्टरनेटिव. दोनों में प्रूव करना है. बट इट इज वेल नोन. अगर हमको कोई नहीं भी बता रहा है तो हमें समझ में आ गया कि आज मौसम अच्छा है तो बारिश हो सकती है. बारिश होगी तो देयर इज नो नीड ऑफ नल ऑल्टरनेटिव. एक ही हाइपोथेसिस से काम चलेगा. लेकिन हमें जानना चाहिए कि ध्यान में खराब है. नल में देयर इज नो सिग्निफिकेंट आएगा ही आएगा. वो नो ही नल है. नो ही नल है. नल है. प्रेडिक्शन है दैट कैन बी टेस्टेड. देखिए दैट कैन बी टेस्टेड. अब हमको क्या करना है? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है. रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन जो अब आप बात कर रहे थे. सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है? क्या हमारा डेटा जो हमने डेटा लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो शंकर जी ठीक है. वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है. इसमें टेबल वगैरह आता है रिलेटिव हमने ले सकते हैं. और तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा अगर है, आपकी जो क्वेश्चन है अगर है तो वो टाइप एरर जो है वो एरर का लेवल बहुत है ही नहीं या कमी हो गया. आप जो बात कर रहे थे वो आप बात कर रहे थे कि मैनिपुलेट कर दिया. मैनिपुलेट आप नहीं कर रहे. मैनिपुलेट हमारा होकर आया है. डेटा कलेक्शन से हमको जो रिस्पॉन्सेस दिए गए हैं समवन कैन नॉट अंडरस्टैंड. नहीं है. मैंने अपने टॉपिक प्रॉब्लम का अनुमान लगाया. अनुमान लगाने में हम गलती हो गई. अनुमान लगाने में हमने दादा ने हाइपोथेसिस से ही आगे चलेंगे. वहीं से एरर चालू होता है. यहाँ ये गलती होती है, वहाँ से एरर चालू होता है. भाई आपका टॉपिक सही है या नहीं वो डेटा कलेक्शन से ही पता चलेगा ना. कि ऐसा तो नहीं कि एरर हो रहा है. भाई मॉनसून के ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड है. एग्रीकल्चर के ऊपर मॉनसून. ये हमें पता चले. ओके. इट इज टिपिकली ए स्टेटमेंट. क्या लिखा है हम? देयर इज नो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम. ओके. That suggests the relationship between variables. We saw relationship between variables. कौन से variables? कौन से variables? Dependent and independent.
आपके लिए। क्या देखना है आपको? अगर लैंग्वेज ठीक है तो एरर क्यों होगी? एरर को आप जो बात कर रहे हैं ना, डेटा कलेक्शन के बाद डेटा में मैनिपुलेशन है, इसमें आराम से डिस्कवर आता है। डोंट वरी, आई शो यू। बट जो सिनेरियो है, जो टाइटल है, उसमें नेगेटिव चीज क्या है? अगर कुछ नेगेटिव है दैट इज नोन एज अ आइडेंटिटी। और उसका आउटकम हमें वो नहीं मिला तो मिलना चाहिए था, तो वो रिसर्च कहलाएगी या फिर क्यों नहीं कहलाएगी? उसका मतलब इम्पैक्ट रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। इन्होंने ये पूछा कि मैंने ये मतलब प्रिडिक्ट किया कि मॉनसून अगर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी। क्या ये जरूरी है क्या? अब जो रिसर्चर होते हैं वो हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। भाई रिजल्ट माइट बी नेगेटिव या पॉजिटिव। हम में से बहुत से लोगों का ब्लड टेस्ट कभी ना कभी तो ब्लड सैंपल गया होगा टेस्ट होने के लिए, तो हम क्या हमेशा सोच के जाते हैं कि कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव होगा? वी एज्यूम दैट आफ्टर टेस्टिंग द रिजल्ट विल टेल, एंड वंस द रिजल्ट्स आर कमिंग कैन यू चेंज द रिजल्ट? नो। सो व्हाई वी आर थिंकिंग दैट आवर रिजल्ट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव? पहली बात। एक मिनट। दूसरी बात, इफ यू आर थिंकिंग दैट रिजल्ट शुड बी according to me, then you will have to change the data, you will have to work on the data. Okay, यही डेटा हमारा कलेक्शन, रिकलेक्शन, हटाना, जोड़ना, यही सब होता है। जब हम प्रेडिक्ट करेंगे हाइपोथेसिस में, तो ध्यान में हर हाइपोथेसिस में हमने जो डाला कि There is no something. और ऑल्टरनेट में हमने ये डाला कि वहाँ पे होते हैं चीजें, तो दोनों को ही प्रूव करने का रहता है या फिर सिर्फ कि हमने मेन अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट किया, इन दोनों में से किसको प्रूव करना रहेगा? Okay. नल हाइपोथेसिस जो होती है, इट इज डिपेंड ऑन दी सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, वो सिग्निफिकेंस लेवल 5% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल वैल्यू, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है और टेबल वैल्यू है, उसमें सिग्निफिकेंस लेवल का क्या आ रहा है? लो 0.05 आ रहा है, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। If null hypothesis is rejected, then obviously which is selected? Alternative is accepted. एक नेक्स्ट स्टेप है, तो बहुत डीप में चले जाएंगे एक्चुअली फिर आपको। I will show you one paper. ठीक है? Okay. All of you go through from this. अभी मेरा एक पेपर है, मैं उससे पूरा क्लियर करूँ। अभी भी आपके जो टाइटल्स हैं, उसमें जो पहला पॉइंट है, इज द लैंग्वेज इज क्लियर एंड फोकस्ड, वी विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथेसिस एंड रिसर्च टॉपिक। टॉपिक
टॉपिक और इसी के हम सुबह से ही मॉर्निंग से चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक एंड हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स और मस्ट बी इन अलाइंड शेप, एक साथ होना चाहिए। इज योर हाइपोथेसिस टेस्टेबल? टेस्टेबल मींस मेजरेबल, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन दिस एंड दैट, रिग्रेशन से हो सकता है। टूल्स एंड टेक्निक्स वी विल हैव टू आइडेंटिफाई। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है। और उस स्टैटिस्टिकल टेस्ट को लगाने के पहले जो आप एरर 1 और एरर 2 की बात कर रहे हैं, एरर को हटाना पड़ेगा, हमें डेटा को नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी डेटा है, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर हमारा फैक्टर एनालिसिस लगा रहे हैं तो कॉन्वेक्स अल्फा पे हमको काम करके उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करना होगा। सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब अपने आप आता है। What are the possible explanations? क्या हो सकती हैं that we saw? Does your hypothesis include both independent and dependent variable? तो हमने शुरुआती चीज़ की थी। क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव में कौन सी? Does your research predict the relationship and outcome? हम भैया बात कर रहे थे थिएटर परफॉर्मेंस की और निकल कर क्या आ रहा है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसकी बात कर रहे थे? थिएटर परफॉर्मेंस की। और क्यों क्यों भी गलती आपकी का क्वेश्चन? क्योंकि हमने क्या किया? आरओआई ले लिया। थिएटर परफॉर्मेंस में आरओआई का क्या वैल्यू रहेगा? हमने जो निर्माता थे उनकी वैल्यू ले ली के बाद अगर डायरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है तो उससे हमारा सब कुछ गलत हो गया भाई। शुरू स्टार्ट कर ज़्यादा पैसा कमाना है तो फिर भी छोड़ो। हाँ, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा एक्ट करता है तो वो गलत हो गया। और ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। इज योर रिसर्च सिंपल एंड कंसाइज? अभी और इसको रिफाइन करके बिल्कुल सिंपल करेंगे। इज इट क्लियर एंड नो एम्बिग्यूटी और assumptions about the reader's knowledge? बिकॉज आम जनता को पढ़ना है, बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। इज योर रिसर्च ऑब्जर्वेबल एंड टेस्टेबल? रिजल्ट्स जो आएंगे वो टेस्ट से ही निकल कर आएंगे। इज इट रिलेवेंट द स्पेसिफिक द रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम कहाँ पे थी? टॉपिक में। कहाँ पर थी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या है? नेगेटिव या अच्छा कर रहे हैं या टेस्ट के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गए, हमने रिकमेंडेशन उसको दे दी। इंटरनेशनल पेपर which was published in the Korea, ABDC में C ग्रेड में है ये। हम लोगों की फील्ड में ABDC जो इंडेक्स जर्नल्स है उसमें C और B बहुत अच्छा माना जाता है। A तो फिर बेस्ट है ही है। कुछ नहीं था, मैंने रिटर्न फ्रॉम दी IIM अहमदाबाद, वहाँ से कुछ सीख के आया, डेटा कलेक्शन किया टमाटो पटाटो ऑनियन का। और मीन वायर जब इधर आया मैं तो ये लगा मुझे कि टमाटर की प्राइसेस 200 रुपये किलो क्यों है, ऑनियन की प्राइसेस इतनी हाई क्यों है। मैं सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता था कि चीज़ें आखिर क्या होती हैं, तो मैंने आई स्टार्टेड रिसर्च ऑन दैट। चेकलिस्ट का पहला क्या था? जो प्रॉब्लम है वो क्या होना चाहिए? क्लियर, लेजिबल एंड कंसाइज। क्या कह रहा हूं मैं अपने पेपर में? रिलेशनशिप बिटवीन एवरीबडी दैट टाइम वाज ब्लेमिंग टू द इन्फ्लेशन। और जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो क्या कहते हैं, या गवर्नमेंट का जो डेटा होता है वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो टमाटर बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो गोल्ड क्यों नहीं बढ़ता। बात है ना,
इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो प्रॉपर्टीज की कीमतों में इतना वेरिएशन क्यों आता है? तो हमारा विचार आलू, प्याज और टमाटर में ऐसा क्या है, मतलब गरीबों की चीज पर ही इन्फ्लेशन होगा? दिस आई वांट टू टेस्ट. ओके, सो आई selected a very simple legible topic. हर कोई समझ सकता है. क्या लिखा मैंने? रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन of and prices of tomato, onion and potatoes. Got it? I will share this paper with sir will share with you. क्योंकि इसमें जो डेटा है बहुत हिस्ट्री बहुत अच्छी दी है, पोटैटोज वगैरह ये सबका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ. आई वर्क अराउंड 6 months. अब आप सोचोगे कि केवल पोटैटो, टमाटो और ऑनियन पे 6 महीने को स्टडी करने की क्या जरूरत है? नाउ रीड इट. अब देखिए भैया पहला क्या आ रहा है. अभी जो बच्चे बैठे थे उनका 20 मिनट आ रहे थे. सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूं मैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. इफ डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मस्ट बी अ एरर. और अगर नॉर्मल कोई भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज में पेपर पब्लिश, इंटरनेशनल पेपर पब्लिश नहीं हो सकता. बिकॉज यू विल हैव टू नॉर्मलाइज डेटा. और नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, कलेक्ट करने से मतलब क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? टमाटर, आलू, प्याज, और आप कितने बारे में बता रहे हैं? सेब, चीकू, केला. वाह, इनकी प्राइसेस बता रहे हैं. क्या डेटा सही हो जाएगा? वो डेटा ये जो टूल्स है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के वो बता देंगे कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है. स्पेसिफाई सॉफ्टवेयर स्पेसिफाई कर देगा. गॉट इट? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है. दूसरा ऑब्जेक्टिव आया रिलेशनशिप से रिलेटेड. टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड टमाटो प्राइसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन इंडिया. कहाँ पे ले रहा हूँ मैं प्राइसेस? इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक. एक इंटरनेशनली तो नहीं ले रहा, इंडिया. ठीक है, इसी तरीके से 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, टमाटो, पोटैटो एंड ऑनियन. अब इंटरनेशनल जो होते हैं पेपर्स उसमें वो सीक्वेंस कुछ अलग मांगते हैं. तो मेथोडोलॉजी पहले आया है इसमें, हाइपोथेसिस बाद में आएगी. बट आई टेल यू हाइपोथेसिस फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस ऑन द मेथोडोलॉजी. वैसे क्या होना चाहिए हाइपोथेसिस? लेट्स एग्जामिन यू पीपल. There is no relationship between inflation and the price of tomato. Simple, very null hypothesis. ये देखिए जो आप कह रहे थे ना, ये नॉर्मलिटी के टेस्ट है. इसमें सिग्निफिकेंस लेवल जो है उससे नीचे जाएंगे तो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर जाएंगे तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ सिंस आई हैव टू चेक दी रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए 2 टेक्निक्स होती है. फर्स्ट इज दी कोरिलेशन. तो कोरिलेशन कोई हमारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, तो रिग्रेशन वी यूज अपडेटेड वर्जन ऑफ द कोरिलेशन, दैट इज रिग्रेशन. तो आई अप्लाइड दी रिग्रेशन एज ए टेस्ट. क्या कह रहा हूं मैं? देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ पोटैटो. potatoes.
ठीक है, मैंने बता दिया। ओके, अब I have taken the prices. I have selected 5 states in the India. Which 5 states? That I have to be specific. Top 5. कौन सी ली मैंने? Top 5. ओके, तो ये टॉप 5 है। इसका R स्क्वायर आया, जो कुछ भी ये मैथमेटिकल। ये जो मेजरेबल हम बात कर रहे थे सुबह से कि हाइपोथेसिस मस्ट बी मेजरेबल और द थिंग्स व्हिच इज मेजरेबल मस्ट बी टेस्टेड थ्रू अ टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। और मैंने टेस्ट कौन सा लगाया है? रिग्रेशन। ओके, मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन ये लगा हुआ है। अब हम जो बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करेंगे। Okay. Now significance level will tell whether your null hypothesis is accepted or not accepted. यहाँ पे क्या? The significance level, that is p value. P value which value? Table value. जो रिग्रेशन के टेबल में वैल्यू दी गई है, associated with f value, calculated value. It indicates the probability of observing the obtained f value. और क्या है? significance value ranges from point this in this. देखो ये क्या है? Indicating that the relationship between inflation and prices is not statistically significant at the traditional significance level of 0.05 except for the state of Gujarat, Madhya Pradesh and Punjab. मतलब एक स्टेट में significantly रिजेक्टेड है और बाकी 4 में एक्सेप्टेड है। दैट मीन्स हाँ इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन का पोटैटोज की प्राइसेस पर इफेक्ट होता है। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। ऑब्वियस है, माइनर हो या मेजर हो, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कमोडिटीज पर आता ही आता है। बट वी हैव प्रूवन बाय अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। सिग्निफिकेंट लेवल एक मानक होता है, मानक प्रूव करता है उसमें डाटा को एनालिसिस और वो आपकी बुक में दिया हुआ है कि p वैल्यू क्या है। There are 2 types of values when we apply the methodology or any test. सर ये सब टेस्ट थ्योरेटिकल कुछ प्रूव करे उसमें ये मतलब नहीं आएगी ना, नहीं, सिर्फ जो डेटा ओरिएंटेड रहेगा, Data oriented. कॉम्पोजिट है। क्वालिटेटिव के अलग टूल्स हैं, उसमें भी टेस्ट लगाते हैं और वो भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। हाँ, जैसे आपने ये बताया कि इस स्टेट में ये उसके अपने सैंपल कलेक्ट किया, तो Data. कैसे किया? डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। सोर्सेज कैसे, मतलब कितना सैंपल साइज या कितना सैंपल साइज लेना हमारे रिसर्च के लिए रिलायबल है, मतलब अच्छा रहेगा। मिनिमम क्या रहेगा उसका? The larger is the sample, the more will be reliability. एक ही स्टेटमेंट है रिसर्च में। The larger will be sample, more will be reliability. सर क्वालिटेटिव और रिसर्च का क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव का अगर टैग भी है रिसर्च सैंपल का साइज, तो वो उसको ना क्वालिटेटिव हाँ सर 10 क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में है तो बहुत क्वांटिटेटिव में सेम चीज वो है 10 तो डिपेंड करता है। देखिए ये है डेटा, कम से कम डेटा सीरीज इतना होना चाहिए कि एनालाइज किया जा सके। हाँ, बनाना पड़ेगा। एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, कोटा सेक्टर कर दो। देखो डेटा कम में स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने में प्रॉब्लम तो आती है। हाँ, वहाँ पर दिक्कत है। So these were the prices. Okay.
राइट? तो नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता। सर ये रिसर्च क्वेश्चंस गलत फ्रेम कर दिए, रिसर्च टॉपिक ही गलत फ्रेम है, फिर क्या करोगे? स्पॉन्सर तो गलत आने जाने। कोडिंग कहलाती है वो, क्वालिटेटिव रिसर्च में कोडिंग कहलाती है। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, इट इज डिपेंड ऑन योर रिसर्च। रैंडम लार्ज डेटा चाहिए, आपका डेटा दोनों का टॉपिक एक सा है क्या? नहीं, टॉपिक एक सा हो गया तो फिर तभी तो क्वेश्चन एक से पूछ रहे हो आप, अदरवाइज क्यों पूछेंगे? पर्सपेक्टिव अगर हमारा सोच का मतलब क्वेश्चन है, फॉर्म ही अलग है, तो हमारी कंक्लूजन भी तो अलग होगी, तो डाटा भी अलग अलग बिल्कुल अलग है। रिव्यू और रिकमेंडेशन माइट बी वेरी कॉमन। सर हम लोग जैसे बोले समथिंग कुछ किसी को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी माना गया है ना सैंपल का इंसेट और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। एक्सेल शीट मैं भी कोड में दिखाता हूँ, मैं यहीं की प्रोबेबिलिटी और जो रिलायबिलिटी सब चेंज कर दूँ। हमने अपनी पहचान रखी है, तो सैंपल में 10 लड़के पहचान लिए, उसको बोला कि हमारा सैंपल ये है, आपको ये देना है सैंपल ये। कभी कभी जब स्टूडेंट्स पेपर लिखते हैं, डेजर्टेशन लिखते हैं, हम लोग जब चेक करते हैं तो ये होता है, इट हैपेंस। भाई सर ने गाइड ने बोला कि 500 का डेटा चाहिए, 100 का तो बड़ी मुश्किल से हुआ, 200 का हुआ, और उसी 200 रुपये से फिर एक्सेल शीट में हमने वी स्टार्टेड प्लेइंग गेम, तो हमने उसको 500 कर दिया, बट तो वो हो जाए, बट देयर आर सॉफ्टवेयर व्हिच कैन चेक। अब ये मेथड्स पूछ रहे थे, हाउ टू राइट अ मेथड्स, कैन एनीवन रीड? हाँ पढ़े। Methodology, study type. The research is descriptive in nature, meaning it aims to describe the relationships between variables without manipulating them. Data sources, the मैंने data. क्या स्टेटमेंट दिया है? आप जो पूछ रहे थे ना सुबह से, being a researcher at international level, I will have to give this. ये अंडरटेकिंग है मेरी, ये मैनिपुलेटेड नहीं है ये। Got it? डेटा सोर्स, आप जो पूछ रही थी मैडम। The data on inflation was collected from Statista. Statista is a software website, उधर से आ रहा है। Statista, while the prices of tomatoes, onions, and potatoes were collected from CNIE commodities. कमोडिटीज से ये वैल्यूज आ जाएंगे। The study period spans from 2002 to 2003, 2022 to 2023. Got it? So everything is clear. डेटा फ्रेम, डेटा कितना था और किस ड्यूरेशन का डेटा है, दिस आई हैव एक्सप्लेन। वेरिएबल्स जिनका हम सुबह से बात कर रहे हैं, व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हिच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? Variables and analysis. Inflation is considered the independent variable, while the prices of tomatoes, onions, and potatoes are the dependent variables. Obvious sir, it is clear in your mind. इन्फ्लेशन का प्रभाव जनरल सेंस में किस पर पड़ेगा? प्राइसेस पर। तो डिपेंडेंट क्या हो गया? इस पर इफेक्ट आ रहा है प्राइसेस पर। या The researchers calculated yearly changes in prices using the formula P1 minus PO. P0 P1 minus P0 divided by P0. P1 is the current year price, P0 is the previous year price, and P0 again is the Current year. previous divided by the previous year price. इससे क्या निकल कर आया? Changes in price. Changes in price. They also use statistical tests like
Kolmogorov, Smirnov and Shapiro will access ये नॉर्मलिटी के दो टेस्ट हैं जो फाइनेंशियल डेटा में लगते हैं। the normality of the data and perform the regression analysis to examine Only the one test I applied. That test is regression. क्या लगाया मैंने? Regression, which will see my hypothesis, which will test my hypothesis, whether hypothesis is rejected, accepted or not accepted. to examine the relationships. Sample selection. The study chose 3 significant vegetables, namely tomatoes, onions and potatoes, out of all the veggies available in India. The sample size was determined based on the production percentage of the vegetables in the top 5 states in India. Top 5 states. Which states? आप जो बात कर रहे हैं सैंपल साइज की, कौन सा सैंपल साइज? ऐसे ही ले लिया कुछ तो भी नहीं। So I have selected यूनिफॉर्म आना चाहिए top 5. Got it? So this is how to use the methods and methodology. जो हमने वहाँ पर बात किया था डेटा कलेक्शन के। Now look at it. What is it? क्या है ये? जो शेप बना हुआ है वो क्या है? फनल। ओके? फनल क्या कह रहा है? ये क्या है? वाइट। इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होगा? वाइट। रिव्यू ऑफ लिटरेचर सो मेनी, वहाँ लिखा था ना 2009 से 2024. White. So that upper side of the funnel is very wide. While अब हमने डेटा डाला उसमें सभी कुछ अपना, अब क्या हो गया? नैरो हो गया। नैरो में क्या? बहुत कंसाइज। क्या कंसाइज चाहिए हमको? पर्पस दैट इज रिसर्च क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। देन मेथोडोलॉजी, मैंने देखा इंटरनेशनल पेपर में केवल एक पैराग्राफ मेथोडोलॉजी। देन रिजल्ट्स, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द रिजल्ट। नाउ नीचे जाकर फिर से वो वाइड हो गया, अलोपरेट हो गया, बिकॉज वी हैव टू कम्युनिकेट आइदर टू द गवर्नमेंट और टू द सोसाइटी, टू द रिसर्चर एट लार्ज। तो वहाँ पर चीजें जाकर बहुत बड़ी होता है। सर हम प्रोजेक्ट हाँ, स्लाइड ही दे दूँ मैं, आई विल ट्रांसफर। यहाँ पर जाकर ये नैरो क्यों हो गया? जनरल क्वेश्चन, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर जाकर ये नैरो क्यों हो गया? फिल्टर हो गया। मीन्स अगर वहाँ से निकल गया तो फिर हमारा हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, टॉपिक सब कुछ ये सही है, ये सही है, राइट। ऐसे एक्सपोर्ट क्लास एक रिसर्च पेपर का डेटा है। प्रॉब्लम फाउंड इन 111 मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यूड फॉर AMJ and ASU जर्नल। चेकलिस्ट देखा था हमने पहले, अब उस चेकलिस्ट का अपोजिट है। क्या कह रहा है रिसर्च पेपर? नो थ्योरी। जो इन्होंने 111 सैंपल साइज लिए, रिसर्च पेपर किए, वहाँ पे क्या कह रहे हैं? थ्योरी 56% लोगों की तो थ्योरी नहीं थी। दैट इज वाई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन। और फाइनल में भी क्या है? वाइड
इसमें चीजें पहले डालो, मटेरियल इसमें पोर करो, दैट मीन्स फिर रिफाइन होगा, प्रोसेस से निकलेगा, फिर जाकर आपका आउटकम प्राप्त हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट एंड ऑपरेशनलाइजेशन नॉट इन अलाइनमेंट। अभी भैया से मैंने पूछा था, इन्होंने किसकी प्राइसेस बताई थी? फ्रूट्स के। और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? वेजिटेबल्स। तो दैट मस्ट बी अलाइन। हमारा जो टॉपिक है उससे अलाइन हमारी सारी चीजें हैं नहीं। Insufficient definition, we have to work on the conceptual part at large. Rationale of the study. What is rationale? Rationale क्या है? Scope क्या है? Purpose क्या है? Why do you want to do this study? So many studies have been done. हम देखते हैं आप लोग जब thesis वगैरह बनाते हैं, so many studies have been done, but there is a gap. There is a gap. So identifying the gap. Okay. Macrostructure नहीं था. American style and tone, जो style and tone था, वो researchers के publication के according नहीं था. Inadequate research design, जो from where we have started in the morning. Research design align होना चाहिए. Introduction, review of literature, objective, hypothesis, ये align है. Okay. No relevant field. बात कर रहे हैं फाइनेंस की, डेटा दे रहे हैं एचआर का. बात कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की, डेटा दे रहे हैं आर्ट्स का. व्हाट इज ओवर इंजीनियरिंग? टाइप 1 टाइप 2 एरर, नॉर्मलिटी. और इतनी इंजीनियरिंग कर दी हमने उसमें कि वो मकान ही खड़ा नहीं हो पाया. ओके, सो बीइंग अ रिसर्चर डू नॉट थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स. एरर है लाइफ में भी, क्या है थोड़ी बहुत एरर तो है. नो वन इज कंप्लीट, नो वन इज परफेक्ट. वेरी गुड. ओवर थिंकिंग से ही ओवर इंजीनियरिंग आएगी. ओके, नेक्स्ट कंक्लूजंस इज नॉट अलाइन्ड. भैया से इन्फ्लुएंस हो गया मैं, और इतना इन्होंने मुझे पुश किया कि टमाटो, ऑनियन, पोटैटो का लास्ट में कंक्लूजन लिखते समय मैंने चीकू, केला और उसके रेफरेंसेस दे दिए. तो कहाँ से चले थे और सब बेकार हो गया कंक्लूजन. कटिंग ऑफ द डेटा, एरर को स्केच करने के चक्कर में हमारा 1000 का सैंपल कितने का रह गया? 100 का. हटाओ 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 हटाओ, कितना रह गया सैंपल साइज? 100. So cutting up of data is also not good. सर अगर पता ही ना हो कि वो एरर है, सॉफ्टवेयर और रिसर्च के टूल्स आपको सभी पता. कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं जानते वो कर जाते हैं. हाँ, इसलिए वो उसको पूरा समझ आता है कि कभी-कभी ये थोड़ा ब्लॉक हो जाता है. देखो क्या है, इन सभी के साथ में थोड़ा सा अलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है. वकील है और जो उसका टॉपिक है वो एक मुद्दा है जिसको अपने तरफ से वो सही जगह पर बिल्कुल सही. तर्क की जगह मैं बात करूँगा एविडेंसेस. एविडेंस. आई एम ऑल्सो द लॉयर. तो लॉयर होता है वो एविडेंसेस लाता है. आप क्या कर रहे हैं? आपके एविडेंसेस ला रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट करके ला रहे हैं कि ये मैंने मेथड्स लगाए हैं और इन मेथड से मेरे को ये टेस्ट. इसका मतलब सर कोई भी रिसर्च गलत या सही नहीं होती. In next class we will discuss intellectual property right.
टू क्वांटिफाई। क्वालिटेटिव टर्म्स में उसको बदलना ही पड़ेगा। जैसे मेरा टॉपिक है टेक्सटाइल प्रिंटिंग, पूरा टॉपिक बताइए। मेरा वो एनालिटिकल स्टडी ऑफ कंट्री कम्युनिटी इन विद रिस्पेक्ट टू क्राफ्ट एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ नेचुरल डाई टेक्सटाइल आगे शांत थोड़ा आवाज दे। कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो क्या डेटा कलेक्ट किया? तो हमारा स्टार्ट हुआ है। So now from today's class you should identify, you have decided the topic, identify the variables. Got it? Once you are identifying the variables, then automatically you will find the independent variables, dependent variables or other variables. But when you are identifying the variables, then we can apply the test. ठीक है? तो पहला स्टेप आपका क्या है? आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे मैंने क्या बताया? रिव्यू पब्लिक सोर्स आपको पता है, देयर आर लॉट ऑफ ओपन एक्सेस सोर्स और सबसे अच्छा सोर्स है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे एज इट इज अपना टाइटल डालिए, जितने पेपर्स उससे रिलेटेड आ रहे हो उसको डाउनलोड कीजिए। उनमें से फर्स्ट स्टेप क्या है? फोल्डर में सेव कीजिए और वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कीजिए। वंस यू आर आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, कैटेगराइज इट into qualitative and quantitative। कौन सी क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है? क्वाल क्वांट दोनों ही तरीके की रिसर्च हो सकती है, दैट इज नोन एज अ मिक्स रिसर्च। तो आप क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। सिंस क्वांटिटेटिव रिसर्च इजी होता है, हम प्रूव करने में आसानी होती है और जो एग्जामिनर आता है उसको समझाने में भी आसानी होती है। डेटा कलेक्शन कहाँ से हुआ है ये बताने में भी आसानी होती है, बिकॉज वी विल हैव अ कॉन्सेप्ट सोर्स। क्वालिटेटिव रिसर्च में बोर्डिंग की कोई प्रॉब्लम। सर यूनिट 5 हमारे इसमें पेटेंट लॉ को पेटेंटिंग का रिसर्च फाइंडिंग कॉपीराइट और साइबर लॉ, इसका थोड़ा सा भी अगर आप दे दें क्योंकि ये ऐसे टॉपिक से हम ज़्यादा टच नहीं किएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। अभी कितना समय है? सर आप स्वतंत्र हैं बस, लेकिन अभी तो उसका कोर्स हो गया, हम आप चाहें तो सेकंड सेशन तक और ले लेंगे। एक सेशन स्पेसिफिक 15 दिन बाद आपका आपका एग्जाम भी बेटा रहेगा कोर्स ठीक है सितंबर और उसके बाद बुला लेंगे। हाँ सितंबर लास्ट वीक को बुला लेंगे, कोई इशू नहीं। IPR I am very expertise on it. I will be able to explain, but I will have to connect it with the research perspective, so I need some time. Got it? No issue. जोरदार तालियां करनी चाहिए। निश्चित रूप से पिछला क्लास रही, वर्कशॉप रही, व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा ऐसे मुझे आशा है। और आपके चेहरे भी दिख रहे हैं, बहुत सारी डाउट क्लियर हो गए, बहुत सारे डाउट पैदा हो गए। क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि जब जानकारी नहीं होती तो कोई प्रश्न भी नहीं होता। जब आप पढ़ते हैं जानकारी करते हैं तो प्रश्न भी खड़े होते हैं। जहाँ प्रश्न पैदा होते हैं समझ लो आप सही दिशा में। मुझे पूर्ण विश्वास था सर ने बहुत उत्कृष्ट लेवल पर आपको ज्ञान प्रदान किया है और सर की सहजता है, विनम्रता है कि समय की बाध्यता को ना देखते हुए, कोई औपचारिक प्रोटोकॉल ना करते हुए बहुत विनम्रता और सहजता के साथ आपको सबको ये प्रदान किया है। और विशेष रूप से मास्टर्स और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं नाट्य एवं रंगमंच विभाग के सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं सभी शिक्षकगणों की तरफ से आदरणीय सर का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने बहुत व्यस्ततम समय निकाला, उसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे एक आग्रह और करता हूँ कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा समय 1-2 दिन का और निकाल लीजिएगा। तो हम कुछ ऐसा स्केड्यूल कर लेंगे, 1-2 दिन की लगातार क्लास कर रहे हैं। आप सभी स्कॉलर से लेकिन आग्रह है कि जब इतना बड़ा व्यक्तित्व आए तो सभी समय पर और सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, क्योंकि ये वो आपके पास महत्वपूर्ण समय है। इसके बाद जब जैसे आपकी रिसर्च शुरू होगी फिर ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलेंगी, उसको अच्छे से कर लीजिए। और वो आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, जोरदार तालियां।
मिनट का ब्रेक है, फिर हम रिहर्सल लेंगे और 2-3 बच्चे थैंक्स टू ऑल। कोई प्रॉब्लम हो, सबके पास मेरा नंबर है, यू जस्ट राइट योर टाइटल, वॉट एवर इट मे बी, आई रिस्पॉन्ड।